कि आज भारत को एक ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला है जिस नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और जब हम तीसरी बार हम जब लगातार विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो पूरे देश के गांव गांव में, गली गली में एक ही नारा है कि लोकसभा के चुनाव का परिणाम अभी आना बाकी है, वोट पड़ने बाकी है, लेकिन मन बना चुके हैं कि आएंगे तो भाई और बहनों, ये मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय हम सब लोगों के लिए है। चुनाव से पहले देश ने तय कर दिया कि आएंगे तो मोदी ही, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया एनडीए की ओर से कि अब की बार और ये 400 पार का नारा भाई और बहनों निश्चित रूप से हमको लगता है अब की बार सार्थक होकर के रहेगा। मैं कई बार इस बात का मैं जिक्र करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे या मंच पर बैठे सभी प्रमुख नेता उस अधिवेशन का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि देश का भरोसे की आप जो परिकल्पना करें, आज से पहले कभी इस प्रकार का दृश्य देखने को नहीं मिला है। अरे हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित लोग हैं, हमारे मन में तो ये भाव है ही कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होने के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन पूरे देश में हर जगह एक ही बात आ रही है कि चुनाव होना बाकी है, चुनाव का परिणाम आना बाकी है, लेकिन देश मान करके चला है एक भरोसे के साथ कि आएंगे तो। और भाई और बहनों, यहीं तक सीमित नहीं है, उन्होंने एक आगे बढ़कर के बात कही और उन्होंने कहा कि यह भी पहली बार हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के बतौर मुझे जुलाई महीने के, अगस्त महीने के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के निमंत्रण आ चुके हैं। पूरी दुनिया मान करके चली है कि भारत में जब चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए मोदी जी हमारे देश में पहले आ जाएं, सबसे पहले हमारे यहां पर आएं, इस बात के लिए आग्रह रखें। ये परिस्थिति आज से पहले देखने को नहीं मिली कभी भी। और जहां तक हमारे दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं, इंडी गठबंधन की बात करें, जो कांग्रेस खासतौर से जिसका हम जिक्र करते हैं, जो कभी 400 से ज्यादा सीटों पर सत्ता में रही, जब सर्वेक्षण आते हैं, सर्वेक्षण में एक ही बात आती है कि 40 का आंकड़ा छूना भी कठिन है। ये हालात उस पार्टी के हैं। और इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, इस बात के लिए मुझसे पहले भी साथियों ने कहा कि जहां हिमाचल की बात आती है, 2014 का चुनाव हुआ, हमने 4 की 4 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 का चुनाव हुआ, 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और 2019 के चुनाव में तो 68 की 68 सीटों पर जीत हासिल हुई, जो कभी पहले हिमाचल के इतिहास में नहीं हुई थी। आओ हम 2019 का जो चुनाव हुआ है उसकी पुनरावृत्ति 2024 के चुनाव में भी करें कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में अगर जीत हो तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, 4 लोकसभा सीटों पर जीत हो तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। जहां तक भाई और बहनों हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, और मैं तो समझता हूं अब सरकार की कितनी बातें करें। 15 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और जो सुखू बार बार कहते हैं जयराम की जो डायरेक्शन में फिल्म नहीं चलेगी, फ्लॉप हो गई, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं उनको। अरे जयराम तो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 0.9% से सत्ता हाथ से गई है। आप तो
आपको तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी फिल्म तो व्यवस्था परिवर्तन की, सुख की सरकार की फिल्म जो है 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई, 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई। अरे आप कल्पना करिए, एक सरकार का जिक्र हो रहा है, यहां पर सरकार है, कहां सरकार है मुझे समझाइए तो सही, किस बात की सरकार है आज? इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी 40 + 3 43 गिनते थे और हम तो 25 थे। जब राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होता है तो 43 से 34 पहुंचते हैं और हम 25 से 34 पहुंचते हैं और बाद में पर्ची निकलती है तो हम जीतते हैं। किस बात की सरकार है? और मैं तो यह कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी भी अगर नैतिकता होती तो मुख्यमंत्री को उसी दिन त्याग पत्र दे देना चाहिए था। इतना बड़े बहुमत होने के बावजूद वो सीट हार गए राज्यसभा की। मुझे बड़ा विचित्र लगा जब उस वक्त जब राज्यसभा के लिए हमने नॉमिनेशन भरा तो कांग्रेस के कुछ नेता मुझसे मिलने के लिए आए, कहने लगे कि आपका नॉमिनेशन अगर ना भरा जाए तो आपकी पार्टी की ओर से उचित रहेगा। यहां हिमाचल प्रदेश में परंपरा रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ जब सत्ता किसी दल की होती है तो सर्वसम्मति बनाई जाती है। हमने कहा आपका सुझाव आया, आपका अभिनंदन है, लेकिन हमने तय किया है अब की बार चुनाव लड़ेंगे। कहने लगे हार जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। कहने लगे कि आपकी बेइज्जती होगी। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। और हमने नॉमिनेशन भरा, कुछ हमको मालूम तो पड़ गया था कुछ अच्छा होगा, और वो ये मान के चल रहे थे क्या फर्क पड़ता है, 1 जाएगा 2 जाएगा, ऐसा जाएगा ऐसा होगा। और परिणाम जब आपके सामने आए तो वही विधानसभा का परिसर था। ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा। उनसे ही हम कह रहे हैं जो बार बार हमसे पूछते थे कि हमको बताओ भाई कैसे होगा, तो हमने उनको कहा भाई ऐसे होगा। अब प्रश्न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि सरकार नहीं है और 4 जून के बाद बिल्कुल नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। इस बात को हम कहना चाह रहे हैं तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत परेशानी, फटफड़ाते हैं ऐसे कैसे होगा। फिर गिनने लगते हैं, इतनी सीटें हमारी हैं, इतनी आपकी हैं। मैंने कहा गिनती तो आप लोगों ने पहले भी की थी। मुझे कहने लगते हैं, मुझे समझाने लगता है कि जयराम का अर्थशास्त्र जो है, मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। मैंने कहा मुझे मजबूत करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने कहा हमसे कमजोर तो आपका है। और मैं कई बार कहानी सुनाता हूं। एक बार एक नदी के पानी के बहाव को देखते हुए एक परिवार जा रहा था, एक कुनवा जा रहा था। वहां पर उन्होंने देखा कि पानी का बहाव तेज है, इसमें डूब जाएंगे। लेकिन एक आदमी था, वो बड़ा भारी मैथमेटिक्स के जानता था, जैसे सुखू भाई जानते हैं, जिक्र करते हैं अपने आप को। उन्होंने कहा हमारा कुनबा तो बड़ा है। उनने सारे कुनबे का जो है वो हाइट नापी सब क्या, और उसके बाद पानी की हाइट नापी कि भी पानी कितना गहरा है डंडे से जाकर के। तो देखा कि इससे हमारी हाइट सब लोगों की तो ज्यादा है, सारे कुनबे की ज्यादा है। और उसके बाद उन्हें सारा वो कुनबा पकड़ा और पानी में जाकर के, उस नदी में जाकर के आगे बढ़ने लगा। बहाव में जब बहने लगे तो बड़ा मुश्किल से जान बचा करके फिर वापिस आए। फिर हिसाब लगाने लगे, मेरे हाइट इतनी है, मेरी बीबी की इतनी है, मेरे उसकी इतनी है, उस परिवार के भाई की इतनी है। सारे का सारा जब किया तो फिर हाइट ज्यादा निकले, पानी की हाइट फिर कम। वो कहने लगा, बोलते अरबे मेरे जीव के त्यों, कुनबा डूबा तो डूबा क्यों। ऐसे कुनबा डूबा राज्यसभा में आपका। अरबे आपके जीव के त्यों 43 हैं, 43 हैं, ज्यादा से ज्यादा कम होंगे, 40 होंगे, 41 होंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, अरबे आपके जीव के त्यों, कुनबा डूबा तो डूबा क्यों। ये हालत है इनकी, और यही आने वाले समय में होने वाला, मैं बता रहा हूं आपको।
आप लगाते रहो और भी, मैं उस पर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं, जो होगा सो होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 15 महीने की हिमाचल प्रदेश से सरकार का कोई एक काम बताओ जिसके कारण यह सरकार सत्ता में रहनी चाहिए। 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर डाले, चले हुए फूले हुए संस्थान आज के इतिहास में अब कभी नहीं। मैंने एक दिन पूछा मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा भाई ये नया काम क्या शुरू किया? कहने लगे संस्थान खोलते तो सभी हैं, बंद कोई कोई करता है, ये हम में दम है बोलते। मैंने कहा वाह भाई वाह। अरे सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। आओ भाई और बहनों, अब मौका आया है। इन्होंने काम बंद का एक आह्वान करके रखा है, सब कुछ काम बंद करने का तय किया है। आओ सरकार का रास्ता बंद करने की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत इस लोकसभा के चुनाव के साथ होगी। यहां हमारे साथी जिक्र कर रहे थे गारंटियों का। अरे गारंटी का जिक्र क्या करें, किस बात के लिए करें? अब जब सरकार की ही गारंटी नहीं है तो किस बात की गारंटी का जिक्र करें? कहते हैं कि जयराम हमारे पीछे पड़ा है, जयराम हमारी सरकार को तोड़ना चाहते हैं। मैं उनसे इस बात को पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है जो 6 विधायक कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक, 9 विधायकों ने आपको कितनी बार कहा? सचिवालय में बैठे रहते थे, अपने सलाहकार जो कैबिनेट रैंक के साथ हैं उनके साथ बैठे रहते थे, और जो चुने हुए विधायक उनको आपने बाहर रखा, घंटों बाहर रखा, मिलने का समय नहीं दिया, काम उनके किए नहीं, और आखिरकार उनने कदम उठाया। मैं कहता हूं जिन विधायकों ने कदम उठाया है उनको हम बधाई देते हैं। आखिरकार सम्मान की लड़ाई भी लड़ी जाती है, कभी ऐसा दौर जिंदगी में आता है स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ी जाती है, और ये लड़ाई निश्चित रूप से सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अरे कांग्रेस पार्टी का एक मंत्री मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देते हैं, दोष हमें दे रहे हैं। कहते हैं मेरे पिताजी 6 बार मुख्यमंत्री रहे और 6 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को यहां तक पहुंचाया। अब की बार भी सत्ता हिमाचल प्रदेश में उनके नाम से आई है, उनका फोटो लगा लगा करके पोलिंग बूथ पर लोगों ने वोट दिए हैं, और जब उनकी दुखद मृत्यु हुई, मुख्यमंत्री भी अपनी पार्टी का, सरकार भी अपनी पार्टी का, और मैं मंत्रिमंडल में मंत्री होते हुए बार बार आग्रह करता रहा कि 2 गज जमीन to दीजिए उनकी मूर्ति लगाने के लिए। वो नसीब नहीं हुई, इसलिए इस मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं है। आपका मंत्री त्यागपत्र देता है तो हम कहां से दोषी हो गए? आपका मंत्री शिमला जिले का दूसरा मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते जाता है, और पीछे से उप मुख्यमंत्री दौड़ दौड़ करके पकड़ करके लाते हैं, भाई ऐसा नहीं करते, उनको समझा करके लाते हैं। क्या तमाशा बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और इसलिए भाई और बहनों, मैं इस बात को कहता हूं, जहां हमको कहते थे कि लोन लिया जयराम ठाकुर ने, हमने कहा आप मत लीजिए। हमने तो 5 सालों में 19,500 करोड़ लिया था, और इन्होंने 15 महीने में 18,000 करोड़ ऋण ले लिया अभी तक हिमाचल प्रदेश में। अगर हमने ऋण लिया तो सड़कों का काम चल रहा था, पुलों का काम चल रहा था, स्कूल का भवन बन रहा था, हॉस्पिटल का भवन बन रहा था, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था। आप ये लोन ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। ये तमाम मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर के बात करने की आवश्यकता है। या माताओं बहनों को कहा कि फार्म भरो, 1500 रुपए आपके खाते में आएंगे जनवरी के महीने से। विधानसभा के चुनाव से पहले भी फार्म भरे, और लोकसभा का चुनाव 15 महीने के बाद आया, 1 पैसा किसी महिला को मिला नहीं। फिर कहते हैं कि फार्म भरो, फार्म भरो। कितनी बार जलील करोगे आप माताओं बहनों को? क्या समझ रखा है? क्या 1500 रुपए के आप सोचते हैं कि ये हम हमेशा ये लालच दिखाते रहेंगे, उनको प्रलोभन देते रहेंगे कि आओ आप वोट दीजिए, और उसके बाद देंगे नहीं? अब की बार आप चिंता मत करिए। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि फार्म तो अब की बार
माताएं और बहनें भरेंगी, कांग्रेस पार्टी का जब सूपड़ा साफ होगा तो इस काम को जरूर करेंगे। गारंटियां दे रखी है, गोबर की गारंटी 2 रुपए किलो, बिजली 300 यूनिट, सारी चीजों का जिक्र करें। कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकालेंगे और 5 साल में 5 लाख उल्टे हिमाचल प्रदेश में। यही चौड़ा मैदान में सर्दी के बर्फ के मौसम में यहां पर आउटसोर्स में बैठे 10,000 कर्मचारियों को, जो हमारे नौजवान बच्चे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। 1 साल से उनको सैलरी नहीं मिली। ये वर्तमान सरकार ने किया। और दूसरी तरफ भाई और बहनों, सीधी सी बात है, हमारी सरकार 5 वर्ष रही, हमने एक बात तय की, हमने गारंटी नहीं दी। हमने कहा माताओं बहनों की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है और इसलिए आने जाने का किराया बसों का हमने उनके लिए आधा किया। गारंटी नहीं भरी, फार्म नहीं दिया। हमने कहा हिमाचल बिजली पैदा करता है, दूसरे प्रदेशों को बेचता है, गरीब आदमी कितनी बिजली खर्च करता है? तो अधिकारियों ने कहा 100 यूनिट, 110 यूनिट, 115 यूनिट। हमने 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री की। आज जितने भी यहां पर बैठे हैं, अधिकांश का बिल आता है, लेकिन कितना आता है? जीरो बिल आता है। गारंटी नहीं दी, लेकिन काम किया। हिमाचल प्रदेश में हिम केयर के माध्यम से हर आदमी का इलाज हमने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत करके पूरे देश के लिए शुरुआत की और अब की बार हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को उसमें कवर किया जाएगा। जो कोई भी होगा सबको आयुष्मान भारत का लाभ। ये सारी चीजें हुई है। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं भाई और बहनों, ये चुनाव तो देश का चुनाव है। इस चुनाव से देश में सरकार बननी है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने हैं। हमने एक ही चीज देखनी है कि देश की सरकार बनाने के लिए हमने किस प्रतिनिधि को चुन करके भेजना है। वो प्रतिनिधि सीधा सा है, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषित प्रत्याशी है वो। और शिमला लोकसभा क्षेत्र से भाई और बहनों में इतना जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग बड़ा डालते हैं, सेब की बातें बड़ी बड़ी करते हैं और कहते हैं सेब में इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 100% जो होनी चाहिए, माफ होनी चाहिए, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 100% लगनी चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए आपके ही जमाने में जो श्रीमान आनंद शर्मा जी जो कांगड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वही तय करके गए हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है सेब पर 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। ये एक सिद्धांत रूप से उनका एक फैसला लिया हुआ है। हमने सारी मामले को टेकअप किया हुआ है केंद्र सरकार के साथ। हमें मालूम है कि सेब की इकोनॉमी हमारे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की है। उसके लिए निश्चित रूप से हम भी चिंतित है। हमारा सेब अच्छा बिकना चाहिए, अच्छी मार्केट में जाना चाहिए, अच्छी आय उससे होनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय है सरकार भाजपा की जो बनना तय है। हमने उसमें अपना योगदान देना है और योगदान किस तरह से जाएगा? सुरेश कश्यप जी को यहां से जिता करके हम सांसद बना करके जब भेजेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी जी को वो ताकत मिलेगी हमारे मसलों को लेकर के। फिर समस्या भूमि पूजन का कार्य भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथों होते देखा और हमारी पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि भूमि पूजन के साथ साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, समाप्त हो गई। पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देने की आवश्यकता थी, जो बार बार उसकी एक आदत बनी थी, अब जमाने बीत गए कि पाकिस्तान की ओर से कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत क्या गुंजाइश नहीं, सोचते भी नहीं है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उनको जवाब दिया, चाहे वो एयर स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया। अगर देश के अंदर मिलोगे तुम दुश्मन बन करके आओगे, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो देश के अंदर भी दफन करेंगे। अगर देश के बाहर भी तुम इस तरह की साजिश करोगे तो वहीं पर भी दफन करके आएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया।
यूसीसी लागू होना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आज लागू होकर के लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर के वो बिल बन गया। महिलाओं के आरक्षण की बातें हम कहते थे कि आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन करता कोई न था। आज महिलाओं का 33% का आरक्षण लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया। आज की तारीख में आज रास्ता देखो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गाड़ी को आगे जय श्री राम, जय श्री राम। अब कई तो कांग्रेस के लोग हमको बोलते हैं, यार सब कुछ तो कर दिया, महिला का आरक्षण आपने लागू कर दिया, आपने धारा 370 समाप्त कर दी, राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होगा, यूसीसी आपने लागू कर दिया, अब बचा क्या है? हमने कहा बचा ये है अभी ये कांग्रेस जो है 40 तक जो पहुंचने की संभावना लग रही है, इसको 4 तक पहुंचाना, ये अभी तक बचा हुआ, इस काम को पूरा करना है। और एक जमाना ऐसा आएगा कि कांग्रेस जो है वो जो है एक इतिहास का हिस्सा होगी, जो आपको गैलरी में मिलेगी कहीं किसी जमाने में, और वो दिखाते रहेंगे ये कभी हुआ करती थी कांग्रेस, ये कभी भाई हुआ करती कांग्रेस पार्टी के नेता होते थे। पार्टी नहीं बचेगी, आपको तो हम इतना मैं कहना चाह रहा हूं। बाकी भाई और बहनों, मेरा आप सबसे इतना निवेदन है, हिमाचल की 4 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है 2014 में, 2019 में। आओ इस लक्ष्य को फिर से हम हासिल करने के लिए काम करें और निश्चित रूप से जो देश में जो नारा लगा है अब की बार, अब की बार, अब की बार, और हिमाचल के लिए हमारा नारा है हिमाचल में 4 की 4, हिमाचल में, हिमाचल में, हिमाचल में। और सुरेश कश्यप जी जहां बैठे हैं तो इनके लिए हमारा नारा, दूसरी बात तो है ही है, तो बाहर तो कई बार होंगे, हम बोलेंगे सुरेश कश्यप, आप बोलेंगे फिर एक बार, है ना, सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप। भाई और बहनों, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप बहुत गर्मजोशी के साथ आए हैं। आओ उस जीत को शानदार जीत बनाने के लिए आप सब लोग डटे जुटे, और जब 4 तारीख को परिणाम निकलेगा तो जीत 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की होगी, कांगड़ा में भी, मंडी में भी, हमीरपुर में भी और शिमला में भी जीत होगी। इस जीत में अपना योगदान देंगे, इतनी बात कहते हुए